रागिनी, तुम क्यों जाना चाहती हो? मैंने तुम्हारे लिए एक डिटेल में नोट तैयार किया है। यह सरल एनर्जी दबाव गिनती के बारे में है। तुमने पिछली बार अच्छा प्रदर्शन किया था और इसके साथ मुझे विश्वास है कि तुम अगले पड़ाव तक पहुंचने में कामयाब हो जाओगी। वामसी ने कहा। माफ करें प्रोफेसर, मुझे भी जाना है। रागिनी ने बीच में रोका। कमरे में बिल्कुल खामोशी हो गई। कुछ मिनट के बाद रागिनी फिर बोली, मेरी गाड़ी मेरा बाहर इंतजार कर रही है। इतने सालों तक सिखाने के लिए धन्यवाद। रागिनी ने दरवाजा खोला। उसने अभिमन्यु की ओर देखा पर कुछ बोली नहीं। वो सीढ़ियों से नीचे भागी और घर से निकल गई। अभिमन्यु ने अपना सिर घुमाया और स्टडी रूम के खुले दरवाजे की ओर देखा। उसने आहें भरी, अपने कदम नीचे की और सीढ़ियों से नीचे चला गया। रागिनी ने भी घर छोड़ दिया। अभिमन्यु और वामसी के लिए घर अब थोड़ा बड़ा सा लग रहा था। जगह खाली और शांत थी। वामसी ने शाम तक अभिमन्यु को फिर से स्टडी के लिए बुलाया। रागिनी के जाने के बाद उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। अभिमन्यु ने देखा कि वो फिर से खिड़की से बाहर देख रहे हैं और सोच रहा था कि आखिर वो सोच क्या रहे हैं। अभिमन्यु के कमरे में आने के बाद उन्होंने एक दूसरे से बात नहीं की। करीब आधे घंटे तक खामोशी छाई रही। वामसी ने अपना सिर उठाया और अभिमन्यु को देखकर बोला, मुझे पता है कि तुम हाल ही में तहखाने में जमा हुई किताबें पढ़ रहे हो। तुम्हारे पास मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स हो सकते हैं, वे तुम्हें स्टडी में मदद करेंगे। उसने डेस्क पर रखे सारे नोट्स को पकड़ लिया। अभिमन्यु ने नोटिस किया कि प्रोफेसर बहुत उदास था। वामसी ने सभी नोट अभिमन्यु को सौंप दिए। ऐसा लग रहा था कि धरव उनकी आखिरी उम्मीद था। एक मजबूत जादूगर जो अपने ज्ञान को विरासत में आगे बढ़ाने के लिए एक टैलेंटेड स्टूडेंट को खोजने में नाकामयाब रहा। अभिमन्यु को यह सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। अभिमन्यु ने अपना मुंह खोला कुछ बोलने के लिए, पर उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर बोले तो बोले क्या। वो एक गैस स्टेज लेवल का जादूगर था और वो पहले से ही जानता था कि वामसी दुख में मर रहा है। वामसी के जादू की क्वालिटी दिन ब दिन कम होती जा रही थी। अभिमन्यु कमरे में अपनी एनर्जी कणों को भी महसूस नहीं कर सकता था। उसने एक किताब में कुछ पढ़ा था कि जब एक जादूगर मरने वाला होता है तो उसके मन मंत्र और दिमागी शक्ति खत्म हो जाती है। वामसी घायल नहीं हुआ था, वो बस अपने जीवन की आखिरी सीमा तक पहुंच रहा था और यही कारण था कि वो अपने ज्ञान को बांटने के लिए किसी को ढूंढना चाहता था। अभिमन्यु ने बहुत सारे नोट्स को पकड़ा और सीधे वामसी की आंखों में देखा। धन्यवाद प्रोफेसर, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, अभिमन्यु ने कहा। वामसी ने एक गंभीर भाव के साथ सिर हिलाया। वामसी सिर्फ एक मरता हुआ जादूगर था जो जाने से पहले अपने एक स्टूडेंट को अपना ज्ञान विरासत में देना चाहता था। कुल 72 एनर्जी दबाव फॉर्मूला है इसमें। मैंने उन्हें अपने गुरु से प्राप्त किया था। अब मुझे इन्हें विरासत में देने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए। मैं उसकी तलाश में हूं। अगर तुम फॉर्मूला को सीखने के बारे में गंभीर हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक और डिटेल नोट्स है। मैंने उन्हें अपने गुरु के किताब से एक एक करके कॉपी किया है। यह कहकर वामसी मुस्कुराए। अब वो राहत महसूस कर रहे थे। खड़े होने से पहले उन्होंने अभिमन्यु का हाथ पकड़ा और एक बुक शेल्फ से एक धातु का कंटेनर नीचे उतारा। अंदर एक स्क्रॉल था। हर दिन तुम मेरे पास एक नई स्क्रॉल के लिए आना। धरव, याद रखना, तुम्हारे टैलेंट का लेवल कम है, लेकिन यह कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो एक दिन तुम इस जादू के सिस्टम को समझ जाओगे। मेरी बात याद रखना और कभी हिम्मत मत हारना। जी प्रोफेसर, अभिमन्यु ने आदर के साथ सिर हिलाया। वामसी के स्क्रॉल पर दर्ज की गई जानकारी ऐसी थी जिसे जादूगर स्टूडेंट्स और लो लेवल जादूगरों के लिए समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। हालांकि अभिमन्यु के पास 0 था और यह चिप उसे फॉर्मूलों के मुश्किल मेथड को समझने में मदद कर सकता था। अगर वो खास एनर्जी दबाव सिस्टम में महारत हासिल कर सकता है
तो उसकी जादुई शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये एक अच्छा ऑप्शन था। वामसी ने इस बात की परवाह नहीं की कि अभिमन्यु ने जानकारी को समझा है या नहीं। उसने बस वो सब कुछ लिख दिया जो वो जानता था और सभी स्क्रॉल्स को अभिमन्यु के पास फेंक दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास एक और टैलेंटेड स्टूडेंट खोजने का समय नहीं था। अभिमन्यु बहुत खुश था कि वो हर दिन कुछ नया कर रहा है। उसने सारा डेटा जीरो में स्टोर कर लिया और वो अपनी समझदारी के साथ बेहद तेजी से आगे बढ़ रहा था। इस प्रोसेस में अभिमन्यु की चोट पूरी तरह से ठीक हो गई थी, लेकिन अब वो जाने की जल्दी में नहीं था। वामसी उसे हर दिन सुबह स्टडी के लिए बुलाता और अभिमन्यु पूरा दिन नया ज्ञान सीखने में बिता देता। अभिमन्यु ने देखा कि लाल दाढ़ी वाले जादूगर ने कुछ समय पहले उसकी दिमागी शक्ति के फ्लो में कुछ लगाम लगा दिया था। लेकिन अगर वो दिमागी शक्ति दबाव सिस्टम में महारत हासिल कर सकता है तो वो आसानी से इस तरह के ट्रैकिंग मंत्रों को रोक या समाप्त कर सकता है। बाहर अभी भी थोड़ा बहुत अंधेरा था। सूरज धीरे धीरे बादलों के अंदर से झांक रहा था और जंगल में तेज हवाएं चल रही थीं। अभिमन्यु अपनी आंखें बंद करके बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी कुछ नींद बाकी थी। सुबह की धूप खिड़की से निकली और कमरे को रोशन कर रही थी। अभिमन्यु के चेहरे पर लगा गोंद उसकी त्वचा में पहले ही सूख चुका था। तभी अभिमन्यु के माथे पर एक लाल बत्ती दिखाई दी। यह रोशनी खिड़की से बाहर की तरफ से आ रही थी। अभिमन्यु ने अपने हाथ से हवा में रेड लाइट डॉट मारा। अगले ही पल वे प्रकाश बिंदु आग की चिंगारियों में बदल गए और फिर वे गायब हो गए। अभिमन्यु ने अपनी आंखें खोली और बिस्तर पर बैठ गया। आखिरकार वो चला गया। दिमागी शक्ति दबाव के बिना मैं इस चीज से छुटकारा नहीं पा सकूंगा। साथ ही दिमागी शक्ति दबाव का अभ्यास करने के बाद मेरी दिमागी शक्ति की तरंग स्पीड बदल गई है। मुझे लगता है कि जो जादूगर भविष्यवाणी में अच्छे हैं वे भी शायद अब मुझे ट्रैक नहीं कर पाएंगे। ये सोचते हुए अभिमन्यु को थोड़ी राहत मिली। वो मेज के पास बैठ गया और उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया जो उसने बहुत पहले प्राप्त किया था। उसने किताब पर मुहर लगाई, दरवाजा खोला और कमरे से बाहर चला आया। लिविंग रूम में सन्नाटा था। अभिमन्यु सीढ़ियों से ऊपर चला गया। उसे हर सुबह स्टडी रूम में डेस्क पर एक नया स्क्रॉल दिखाई देता था जिसे वामसी उसके लिए तैयार करता था। अभिमन्यु हर रोज स्क्रॉल लेता और अपने कमरे में उस पर स्टडी करता। यह अब उसका रोज का हिस्सा बन गया था। वामसी आमतौर पर जल्दी उठ जाता था। वो कुर्सी पर बैठता और अभिमन्यु के आने का इंतजार करता। हालांकि अभिमन्यु ने आज सुबह दरवाजा खोलने के बाद कमरे में किसी को नहीं देखा। कुर्सी पर एक पेपर रखा था जिस पर पीले अक्षरों से लिखा गया था और जिसके ऊपर एक सफेद मुहर लगाई गई थी। अभिमन्यु थोड़ा हैरान था। वो कुर्सी के पास गया और सील पकड़ ली। वो वामसी की निजी मुहर थी। फिर उसने पत्र पकड़ा और उसे खोला। उसमें लिखा था, धरव, मैं अभी तुम्हें इसी नाम से बुलाऊंगा। मैंने तुम्हें वो सब कुछ सिखाया जो मैं जानता हूं। मैं महसूस कर सकता हूं कि मेरी जीवन एनर्जी सूख रही है। कल रात मैंने अपने बेटे रोहन से सपने में बात की। उसने मुझे बताया कि उसने भिवाड़ी में एक बड़ा सा घर खरीदा है। मैंने अपने पोते को भी देखा। उसने मुझसे कहा कि वे पूल में मस्ती करने जा रहे हैं। साथ ही मेरे पुराने दोस्त देवा, वो भी वहां रहता है। मैं मर रहा हूं और मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितना और समय बचा है। हालांकि मुझे कुछ करना है। मंत्र पढ़ने के बाद तुम घर में जो चाहो कर सकते हो। इसके अलावा मैं तुमसे विनती करता हूं, स्टडी जरूर करना और एनर्जी दबाव में महारत हासिल करना। यह तकनीक आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जानी चाहिए। इसे भुला नहीं देना चाहिए। मैं बस यही चाहता हूं, वामसी। पत्र यही समाप्त हुआ। अभिमन्यु ने उसे डेस्क पर रख दिया। वामसी जितनी जल्दी हो सके अभिमन्यु को पढ़ाना समाप्त करना चाहता था ताकि वो अपने जीवन की अंतिम इच्छा पूरी कर सके। इसके अलावा
वो ये नहीं चाहता था कि अभिमन्यु अपने अभिमान के कारण उसकी मृत्यु का गवाह बने। धरव वामसी के भाई का पुत्र था और उसके कई भाई और थे। हालांकि धरव का टैलेंट लेवल उसकी पर्सनालिटी से भी बदतर था। अभिमन्यु की स्टडी क्षमता असली धरव से कहीं ज्यादा मजबूत थी। अभिमन्यु ने कुछ भी अलग करने की कोशिश नहीं की, लेकिन वामसी ने पता नहीं क्यों अभी भी धरव के अंदर का जो बदलाव था उस पर ध्यान नहीं दिया, जबकि उन दोनों ने इतना समय एक साथ बिताया था। कम से कम इस पुराने जादूगर को आखिरकार कोई ऐसा मिल गया जो उसके सिस्टम को समझ सकता था। अभिमन्यु ने उदास महसूस करते हुए कमरे के चारों ओर देखा। वो जानता था कि बूढ़ा वामसी घर छोड़कर चला गया है। शायद वामसी ने ऐसा तब किया जब अभिमन्यु अपनी दिमागी शक्ति को समझने की कोशिश कर रहा था। हालांकि अभिमन्यु को पता था कि यह दिन तो आना ही है, लेकिन यह दिन इतनी जल्दी आ जाएगा उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। अभिमन्यु पहले ही बीच से छुटकारा पा चुका था और पूरी तरह से चोट से उभर चुका था, इसलिए उसने अपने अगले स्थान की यात्रा करने का फैसला किया। उसने यह इरादा किया कि उसकी बेल्ट से एक काली थैली उतारने का समय अब आ गया है। यह अंतरा के शरीर पर पाई गई थैली थी। उसने सावधानी से थैली खोली और बीन के आकार का एक काला क्रिस्टल बॉल निकाला। मास्टर वामसी, मैं भी चला जाऊंगा, मैं भी चला जाऊंगा, यह कहते हुए उसने आह भरी। उसने क्रिस्टल बॉल को हवा में फेंक दिया और बिना पीछे देखे कमरे से निकल गया। क्रिस्टल बॉल रेड कारपेट पर गिरा और वो अंधेरे तरंगों में बदल गया। धीरे धीरे वो सभी कोनों में फैल गया और उसके बाद एक धमाका हुआ। बूम! लहर ने जो कुछ भी छुआ, कालीन, डेस्क, बुक शेल्फ और सजावट की चीजें सब बेतरतीब ढंग से लपटों में जलने लगी। घर के बाहर अभिमन्यु एक पल के लिए जलते हुए घर को देखता रहा और हाथ में एक छोटा काला बैग लेकर अपनी दूसरी मंजिल की तरफ चल पड़ा। भीषण लाल लपटों में घर जलकर राख हो गया था। काले क्रिस्टल बॉल से लहरों द्वारा दिमागी शक्ति और मनमंत्र से सभी निशान हटा दिए गए थे, जिसमें अभिमन्यु द्वारा समाप्त किए गए बीज भी शामिल थे। अभिमन्यु आगे बढ़ा। अभिमन्यु ने शहर की एक दुकान से मीट, कुछ सूखी हुई सब्जी और पानी और बहुत सारी जरूरत की चीजें खरीदी। उसने शहर से 2 सफेद और काले घोड़े भी खरीदे। इलाके के कर्मचारियों से 6 रिंग हाई टावर की दिशा के बारे में पूछा। अभिमन्यु बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने एक नक्शा खरीदा और उसके बाद तुरंत ही वो शहर छोड़ दिया। अभिमन्यु 6 रिंग हाई टावर से बहुत दूर नहीं था। उसे केवल 2 छोटे छोटे देशों से होकर गुजरना था। साथ ही जिस इलाके से वो गुजर रहा था वो सुरक्षित था, क्योंकि ये कई प्रमुख जादूगर ग्रुप्स के बीच में बना हुआ था। वो जंगल में एक भी जादुई आदमी से नहीं मिला और इस इलाके में डाकुओं को बहुत पहले ही साफ कर दिया गया था, इसलिए खतरे जैसी कोई बात नहीं थी। मजेदार बात तो यह थी कि यहां के मौत के हत्यारे सुखी जीवन गुजार रहे थे। उनमें से कुछ को जादूगरों ने काम पर रख लिया था और वो उनके लिए सामान्य सामग्री इकट्ठा किया करते थे। अभिमन्यु की योजना पहले 6 रिंग हाई टावर में जाने और रिंग की जानकारी खोजने की थी। साथ ही उसे ट्री किलर दवाई और ट्रैंक्विलिटी की दवाई बनाने के लिए सामान इकट्ठा करने की भी जरूरत थी। उसके सिर पर अभी भी इनाम रखा हुआ था और उसके लिए बेहद देर तक छिपना बहुत मुश्किल था, इसलिए उसे इस इलाके में सावधानी से आगे बढ़ना पड़ रहा था। लाल दाढ़ी वाला जादूगर उस समय उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था, इसलिए उसने अगले पड़ाव पर पहुंचकर यहां वापस आने का फैसला किया। इस इलाके को बेलगामी शहर कहा जाता है और प्रोफेसर ने अभिमन्यु को कई बार बताया था कि यह शहर जादूगरों का पसंदीदा शहर है। बेलगामी शहर पता नहीं क्यों लेकिन खाली था और जमीन हरी या पीली घासों से ढकी हुई थी, जिसके ऊपर छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े थे। नीले आकाश में सफेद बादल तैर रहे थे जो दिखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। भूरे कपड़ों में अभिमन्यु अपनी गाड़ी में धीरे धीरे सड़क पर यात्रा कर रहा था। उसका चोगा धूल से भरा हुआ था और उसका चेहरा
हुड से ढका हुआ था। अभिमन्यु के बेलगामी शहर पर पहुंचने के बाद यह चौथा दिन था। उसके खरीदे गए घोड़ों में से एक की यात्रा के दौरान मृत्यु हो गई थी। सफेद वाला अब भी उसके पास था। बेलगामी शहर में कौन सा नया खतरा अभिमन्यु का इंतजार कर रहा है? क्या वामसी का स्क्रोल अभिमन्यु की कोई मदद कर पाएगा? सामने जमीन पर एक भूरे रंग का रोड साइन पड़ा हुआ था। उस साइन पर स्याही पहले ही फीकी पड़ चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि वर्षों से किसी ने इसे सुधारने की कोशिश नहीं की थी। रोड साइन पाकर अभिमन्यु राहत महसूस कर रहा था। आखिरकार मैं इस शहर के बहुत करीब आ गया हूं। वो रोड साइन के पास रुक गया और घोड़े से कूद गया। लगता है ये बेलगाम की सीमा है। जाने से पहले अभिमन्यु ने खंभों के पास कुछ देर आराम किया। करीब 10 किलोमीटर बाद मुख्य सड़क पर कई बेतरतीब कांटेदार रास्ते थे। वे पीले कपड़े की धारियों की तरह लग रहे थे जो मुख्य सड़क के किनारे बिछाए गए थे। मुख्य सड़क छोटे छोटे पत्थरों से ढकी हुई थी और लगभग 10 मीटर चौड़ी थी। केवल एक चीज जो वो देख सकता था वो थी एक लंबी सड़क। आसपास कोई और यात्री नहीं था। अंत में अभिमन्यु ने देखा कि एक भूरे रंग के कपड़ों में एक आदमी सड़क के बाईं ओर एक पीले घोड़े की सवारी कर रहा था, लेकिन उसने गुजरते समय एक शब्द भी नहीं कहा। वो आदमी घोड़े को कोड़े मारता रहा और वो अभिमन्यु की नजरों से तेजी से गायब हो गया। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ जरूरी काम करने जा रहा हो। जैसे जैसे अभिमन्यु आगे बढ़ा, उसे अधिक से अधिक लोग रास्तों पर दिखाई देने लगे। कोई घोड़ों की सवारी कर रहा था तो कोई गाड़ी चला रहा था। अभिमन्यु ने अपनी गाड़ियों से जुड़ी गाड़ियों में फल और गेहूं देखा। साथ ही ज्यादातर लोगों ने भूरे रंग के चोगे पहने हुए थे। अभिमन्यु रैंक 2 जादूगर स्टूडेंट से आने वाली एनर्जी कणों को समझ सकता था। रास्ते में उसने जिन लोगों को देखा वे सभी जादूगर स्टूडेंट्स थे। फिलहाल वो अभी इस रास्ते में एक भी मौत के हत्यारे से नहीं मिला था। अभिमन्यु एक बड़ी सी झील के पास पहुंचा। उससे पानी की दूसरी ओर भूरे पहाड़ दिखाई दे रहे थे। झील की सतह एक बड़े शीशे की तरह दिख रही थी। लोगों के 2 ग्रुप झील के किनारे आराम कर रहे थे। उनमें से कुछ अपने चेहरे धो रहे थे और कुछ अपनी गाड़ियों से कैंप फायर कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे कुछ पका रहे हों। अभिमन्यु हवा में मछली के सूप की सुगंध को सूंघ सकता था। अभिमन्यु ने घोड़े से छलांग लगा दी और बागडोर हाथ में पकड़ ली। उसने पानी की एक बड़ी खाली थैली उतारी। घोड़ा झील के किनारे पानी पीने लगा। अभिमन्यु ने झुककर अपनी पानी की थैली को झील के साफ पानी से भर दिया। जैसे ही अभिमन्यु ने थैली को झील में डाला, बुलबुले सतह पर आ गए। पानी साफ और ठंडा था। वो पानी के भीतर घास में मछलियों को तैरते हुए देख सकता था। पानी की सतह पर पतली लहरें थीं और अभिमन्यु ने एक हथेली के आकार की चांदी की मछली को अपनी ओर आगे बढ़ते हुए देखा। अजीब तरह से उसका सर सपाट था और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे आधा काट दिया हो। उसके होठों के नीचे नुकीले दांत थे और उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उदास इंसान हो। अजीब से दिखने वाली ये मछली झील में अभिमन्यु के हाथ को देख रही थी और उसकी आंखें लालच से भर गईं। उसने जल्दी से अपनी पूंछ घुमाई और आगे की ओर चार्ज कर दिया। अभिमन्यु के दाहिने हाथ की छोटी उंगली की नोक पर एक चांदी की सुई दिखाई दी और मछली के शरीर में घुस गई। मछली बहुत शाणी बन रही थी, लेकिन अभिमन्यु के सामने इस बेचारी मछली की क्या बिसात। अभिमन्यु ने मरी हुई मछली को पकड़ लिया, उसे पानी से बाहर खींच लिया और उत्सुकता से देखने लगा। अगर इस मछली के सिर को छोड़ दिया जाए तो इसका पूरा शरीर चांदी का बना हुआ था। पानी से खींचे जाने के बाद भी मछली हिल रही थी। उसकी पूंछ से खून टपक रहा था। अभिमन्यु ने मछली पर वार किया। कैंप फायर के बगल में जो ग्रुप था उसमें से एक युवक और एक आकाशी ने उस मछली को अभिमन्यु को मारते हुए देखा। वे उस मंत्र में रुचि रखते थे जो अभिमन्यु ने अभी अभी डाला था। अभिमन्यु ने मरी हुई मछलियों को जमीन पर गिरा दिया और कैंप फायर के पास लोगों के पास चला गया। उस ग्रुप के सभी लोगों ने एक जैसे सीगल वाले कपड़े पहने हुए थे। उनमें से कुछ शिकार सूट में थे जबकि कुछ सादे कपड़े पहने हुए थे।
उनके बाएं कंधों के ऊपर सफेद तीर के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि वे धातु से बने हों। अभिमन्यु ने उनकी गाड़ियों पर एक नजर डाली और वहां काले दरवाजों पर सफेद तीर के निशान भी पाए। वे सरल लेकिन हाई क्वालिटी लेवल वाले स्टूडेंट दिख रहे थे। अभिमन्यु को अपने पास आते देख एक युवक खड़ा हो गया। उसने भूरे रंग के चमड़े का कोट और लंबे जूते पहने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो ग्रुप का लीडर है। मेरा नाम हर्षील है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? आदमी ने मानक भाषा में पूछा। यह इस इलाके की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा थी। बाकी 5 लोगों ने अभिमन्यु की तरफ देखा और वो भी खड़े हो गए। अभिमन्यु ने उन पर नजर डाली और चिप से उनका स्टेटस चेक किया। रैंक 2 के 3 अप्रेंटिस और रैंक 3 के 3 अप्रेंटिस। उनके पास तलवार और कैंची जैसे हथियार भी थे। मेरा नाम लक्ष्य है, मैं यहां पहली बार आया हूं। क्या आप मुझे सफलत की भूमि बेलगाम शहर के बारे में कुछ जानकारी बता सकते हैं? लक्ष्य ने पूछा। अभिमन्यु ने अनमक भाषा में उनसे सवाल किया। उसने मौके पर ही अपना नाम बदल लिया था जिससे कोई उसे पहचान ना पाए और किसी को भी उस पर शक ना हो। उसने अपना हाथ थोड़ा घुमाया और उसकी हथेली पर एक जादू का पत्थर दिखाई दिया। हर्षील ने 1 सेकंड के लिए अभिमन्यु को देखा और उसकी हथेली पर जो कुछ था उसे देखकर मुस्कुराया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको सारी जानकारी बता दूंगा। आइए बैठिए, हर्षील ने अपना हाथ लहराते हुए कहा और दूसरों से अभिमन्यु के लिए जगह बनाने को कहा। अभिमन्यु कैंप फायर के पास चला गया और उसके पास बैठ गया। क्या आप मुझे पहले यहाँ के ग्रुप्स के बारे में बता सकते हैं? मुझे सच में यहाँ के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अभिमन्यु ने पूछा। हर्षील अभिमन्यु के पास बैठ गया और चमड़ी की स्कर्ट पहने हुए एक युवा जादूगरनी आकाशी की ओर इशारा किया। आकाशी, ये जो भी पूछ रहा है इसे समझाओ। तुम यहाँ के ग्रुप्स के बारे में सबसे ज्यादा जानती हो, हर्षील ने कहा और आकाशी ने सिर हिलाया। वो हर्षील की बात सुनकर खुश लग रही थी। आसपास के अन्य लोगों ने भी सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि वे सभी ग्रुप इकलौती आकाशी को बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल, मुझे वैसे भी पैसे की जरूरत है, आकाशी ने अपना सिर घुमाया, अभिमन्यु की ओर देखा और कहा। यहां के ग्रुप्स की स्थिति सरल है। उसने अपना गला साफ किया और फिर से बोली। देखिए, बेलगाम के 3 प्रमुख जादूगर ग्रुप्स हैं, 6 रिंग हाई टावर, सफेद महामहिम महल और नाग पक्षी 6 रिंग हाई टावर। इनमें से सबसे ज्यादा शक्तिशाली 6 रिंग हाई टावर है, जबकि सफेद महामहिम महल वो दूसरे स्थान पर आता है। तीसरे स्थान पर है नाग पक्षी। 6 रिंग हाई टावर अपनी विशेष वस्तुओं और दवाई के लिए मशहूर है। सफेद महामहिम महल लाइट जादूगरों में सबसे अजीब ग्रुप है और नाग पक्षी इंसानों द्वारा पैसे लेने का काम करता है, पर इसमें कितनी सच्चाई है ये मुझे नहीं पता। इसके अलावा इस इलाके में कई छोटे छोटे जादूगर ग्रुप्स भी हैं, बस अपनी क्वालिटी के साथ जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं वो। और इसी के साथ मेरे पास जितनी जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी है। अभिमन्यु ने सिर हिलाया और आगे पूछा। अच्छा, और मौत के हत्यारों के बारे में क्या कहना है आपका? वो शहरों और कस्बों में कहां होते होंगे? अच्छा, मौत के हत्यारे। देखिए, यहाँ बहुत से मौत के हत्यारे तो नहीं है। ज्यादातर लोग स्टूडेंट्स हैं और वे जादूगर परिवारों से आते हैं। ग्रुप्स को एक दूसरे के साथ साधन का व्यापार करने की आवश्यकता होती है। यहाँ बहुत सारे शहर कमर्शियल बाजारों में बदल गए हैं। इसके अलावा जादूगर रेडिएशन एनर्जी वो रिहायशी इलाकों में आपको आसानी से मिल जाएंगी। इसलिए लोगों ने यहाँ पर मौत के हत्यारे बनने का फैसला नहीं किया। वो लोग आम जिंदगी जीते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग पहले मौत के हत्यारे थे वे सभी जादूगर परिवारों से संबंधित थे, आकाशी ने समझाया। अभिमन्यु ने यहाँ की स्थिति को समझने के बाद अपनी ठुड्डी को रगड़ा और फिर से पूछा। अच्छा, एक और बात बताइए, तो क्या ये क्षेत्र जो है ये काफी हद तक जादूगरों और स्टूडेंट्स द्वारा चलाया जाता है? क्या मैं सही हूं? आकाशी ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है। अभिमन्यु मुस्कुराया और जादुई पत्थर आकाशी को दे दिया। आकाशी ने उसे पकड़कर अपनी थैली में रख लिया। अच्छा, एक और सवाल है मेरा। वैसे आप लोग किस संस्था से हैं?
क्या आप मुझे बता सकते हैं? अभिमन्यु उठ खड़ा हुआ। निश्चित रूप से हम 3 प्रमुख जादूगर ग्रुप्स में से किसी से नहीं है। हम डीप रिवर के स्टूडेंट हैं। ये बोलकर आकाशी मुस्कुरा दी। अच्छा, डीप रिवर है ना? एक और बात, कितना समय लगेगा शहर तक पहुंचने में? अभिमन्यु ने फिर से पूछा। मुझे लगता है कि लगभग 2 से 3 घंटे लगेंगे तुम्हें। अगर तुम जल्दी में नहीं हो तो हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हो। हर्षील ने बातचीत में शामिल होते हुए कहा। जरूर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिमन्यु ने कहकर सिर हिलाया। उन्होंने झील के किनारे कुछ खाना साझा किया और एक साथ यात्रा करने लगे। आगे सड़क पर अधिक से अधिक लोग दिखाई देने लगे और यह पहली बार था जब अभिमन्यु ने लोगों को नीले रंग के कपड़े पहने देखा। उनसे बातचीत करते हुए उसने देखा कि ग्रुप के स्टूडेंट एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते थे क्योंकि वे एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते थे। यहां के लोग बाकी इलाके के लोगों से थोड़े अलग थे, जो काले जादूगरों से भरे हुए थे। वे एक दूसरे की मदद करने और उन पर भरोसा करने के लिए तैयार थे। यहां का माहौल शांतिपूर्ण था। बेलगाम वेस्ट के किनारे पर जादूगरों के लिए सबसे बड़ा आवासीय क्षेत्र है और यहां के ज्यादातर जादूगर हल्के जादूगर थे। वे अपने इलाकों को शांतिपूर्ण और सेफ रखने के लिए जिम्मेदार थे। उधर हर्षील गाड़ी चला रहा था और अभिमन्यु के साथ बात कर रहा था। अभिमन्यु एक सफेद घोड़े पर सवार था। यहां कितनी शांति है ना? अभिमन्यु ने सोचते हुए आह भरी। हाँ, बिल्कुल सही कहा। यहां किसी भी प्रकार की लड़ाई नहीं होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्टूडेंट हैं या जादूगर। नियम स्वयं 3 प्रमुख जादूगर ग्रुप्स द्वारा लागू किया गया है। इसका मकसद स्टूडेंट्स और जादूगरों को फ्रीडम देना है। जो भी यहां आएंगे उन सबको फ्रीडम देना। वास्तव में केवल काले जादूगर और भूल भुलैया कॉलेज पूरे दिन आपस में लड़ते रहते हैं। अन्य क्षेत्रों के जादूगर अध्ययन पर समय बिताते हैं, मुख्य बातें सीखने में सालों लगाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप पहले से ही ये सब जानते हैं, हर्षील ने अभिमन्यु को समझाया। उसी वक्त मूंछों वाला एक आदमी उनकी बातचीत में शामिल हुआ और उसने कहा, मैंने सुना है कि कुछ समय पहले किनारे पर एक दुर्घटना की वजह से एक जहाज नष्ट हो गया था। लाइट जादूगर भी लापता हो गया था। यह इस साल की सबसे बड़ी खबर है। कुछ लोग कहते हैं कि काले जादूगरों ने ऐसा किया था। हम मुश्किल से किसी से लड़े थे। हम किसी भी तरह से किसी काले जादूगर के खिलाफ लड़ाई नहीं जीत सकते। बेशक काले जादूगरों को शुरू से ही खतरनाक माहौल में डाल दिया जाता है, तभी वो इतने भयानक बन जाते हैं। जिस पल वो स्टूडेंट बन जाते हैं उसी पल से उनके दिल भी पत्थर के हो जाते हैं। हम हल्के जादूगर हैं और हम में से ज्यादातर सिर्फ अपनी प्रोजेक्ट पर स्टडी करते हैं। काले जादूगरों को तो केवल एक चीज की परवाह होती है, वो है काली शक्ति। काले जादूगरों के ग्रुप्स में हर दिन स्टूडेंट मरते रहते हैं या मारे जाते हैं। बहुत बुरा है वहां का हिसाब किताब। यह सुनकर बगल में बैठे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आह भरी। अभिमन्यु ने कुछ नहीं कहा। वो बस अपने चेहरे पर मुस्कान लिए उनकी बातचीत सुन रहा था। यह ग्रुप उन चीजों पर चर्चा करता रहा जो वे बेलगाम के बारे में जानते थे और अभिमन्यु ने उनसे बहुत कुछ सीखा। अंत में उसे एहसास हुआ कि उसने केवल जादूगर की दुनिया का काला पाठ ही देखा है। इन स्टूडेंट्स द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अधिकांश आवासीय क्षेत्रों को लाइट जादूगरों द्वारा कंट्रोल किया जाता था और वे आमतौर पर सुरक्षित रहते थे। बेलगाम, भूल भुलैया कॉलेज और काले जादूगरों की भूमि, ये सभी वेस्ट के किनारे पर थे। यहां की भूमि का आकार अभी भी अभिमन्यु की उम्मीद से अधिक था। तो इसका मतलब है कि यहां के लोगों को कम से कम एक बार स्टूडेंट बनने के बाद किसी ग्रुप या परिवार में शामिल होना चाहिए और शायद उनसे उन सब्जेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान लगवाया जाएगा जिनमें वे अच्छे हैं। जहां तक मुझे अपने बारे में पता है, मैं अपने प्रोफेसर के साथ एक दूर इलाके में रहता था।
और ये मेरा पहला मौका है जब मैं किसी जादूगर ग्रुप से उनकी सच्चाई जान रहा हूं। अभिमन्यु ने शांत स्वर में कहा,